जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। जैसा कि मेरे सभी साथी जानते हैं, हम लोगों की लगातार प्रैक्टिस चल रही है यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी के लिए, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में आपके 60 क्वेश्चन शामिल रहेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे और 15 ही क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनको मिला के लिए गए हैं। तो टोटल इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे। हमारा टारगेट होगा 60 क्वेश्चंस को हम लोग 60 मिनट में ही कंप्लीट करें। एंड हिंदी में आज मैंने जो टॉपिक शामिल किए हैं वो इसमें वचन रहेंगे, लिंग रहेंगे और वाच्य। इन 3 टॉपिक से इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं। उम्मीद है इस सेशन को आप पूरा देखते हो तो हिंदी में आप आज के बाद आपको वचन, लिंग और वाच्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो ग्रामर में, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा, हिंदी ग्रामर मैंने कंप्लीट करा रखी है। एक वीडियो में लगभग 4 घंटे और 42 मिनट की मेरी ये वीडियो है। इस वीडियो में संपूर्ण ग्रामर को मैंने कवर किया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आपका ग्रामर का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। इतने अच्छे तरीके से पूरी ग्रामर को मैंने 5 घंटे के लगभग में समेट के रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस नंबर 4, इसी स्लोगन, इसी नारे के साथ कि ये वर्दी हमारी है, ये वर्दी हमारी है। इसके साथ हम शुरू करेंगे आज की क्लास। और मैंने बोला था जो भी मेरे भाई बहन सुबह शाम उठते जागते आपको एक बार अपने मन में जरूर ये सोचना है, ये वर्दी हमारी है। जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं, सच्चे मन से सोच लेते हैं, तो साथियों वो चीज़ हम हासिल कर लेते हैं। बस उसके लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, वो भी लगन के साथ। लगन मेहनत अगर हमारे अंदर है तो डेफिनेटली हमारे जो गोल हैं हम उनको अचीव कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए आज की क्लास। इसमें रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। और साथियों इस सेट में जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं, एग्जाम्पल भी मैं उन क्वेश्चंस को उठाता हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आता हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, या जिनमें कोई डाउट होता है या अपवाद होते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कवि कवि शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है। साथियों कभी भी आपसे ये फोकस में दिक्कत आई है, अब आपके फोकस में दिक्कत आपको नहीं देखने को मिली है ना। फोकस में दिक्कत अब नहीं आएगी। साथियों जब कभी भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें जहां मात्राओं की छोटा मोटा इधर उधर हो, तो वहां में ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक ऑप्शन आप गलत करने पर आप लाखों बच्चों से पीछे जा सकते हो। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कवित्री, दूसरा है कवयित्री, तीसरा कवियत्री और चौथा कवयित्री। तो चारों वर्ड लगभग साथियों एक जैसे दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा लिख के, या जो ऑप्शन करेक्ट हो उसको माइंड में एकदम छाप लीजिए, स्कैन हो जाएगा आपके माइंड में। अगर आप इस जो मैंने करा रहा हूँ उसको जब मैं ऑप्शन बताऊंगा तो ध्यान से उसको 1 से 2 बार देखना है। मैं वादा करता हूँ ऑप्शन माइंड आपके माइंड में वो स्कैन होने वाला है, कभी भी उसको गलत नहीं करोगे। तो साथियों कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है ये होता है कवयित्री, ये वाला कवयित्री। मैं लिख के बता देता हूँ। कवि क्या हो जाता है? कवि आपका पुल्लिंग हो जाता है। इसका स्त्रीलिंग पूछा है आपसे कभी भी तो कवयित्री, ये इस तरीके से लिखा जाता है कवयित्री। ये आपको याद रखना है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। एक बार फिर देखिए, कवयित्री इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं समझता हूँ माइंड में छप गया, प्रिंट हो गया आपके में, स्कैन हो गया। आज के बाद कवित्री वर्ड में आप गलती नहीं करने वाले हो। और कवित्री साथियों बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो साथियों जब मैंने आपको ग्रामर की फुल ग्रामर की वीडियो 4 घंटे 42 मिनट की कराई थी, मैंने वहाँ लिंग आपको अच्छे से कराए थे। कुछ वर्ड जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं वो लिखाए थे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं वो भी लिखाए थे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन बहुवचन में सेम रहते हैं, वो भी मैंने आपको वहाँ बताए थे। तो उन्हीं में से एक शब्द यहाँ रहने वाला है कि कौन सा शब्द हमेशा किसमें प्रयोग होगा? बहुवचन में प्रयोग होगा। तो 4 ऑप्शन है साथियों यहाँ पर। शिशु,
लड़की, भक्ति और प्राण, चार ऑप्शन ये दिए गए हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग कौन सा होता है। अगर आप लोगों को वर्ड एडजेक्ट याद नहीं है तो थोड़ा सा आप उनसे वाक्य बनाकर देख लीजिए, वाक्य में आपका पता चल जाता है। तो साथियों यहाँ देखिए, लड़की आ गई, उस वो भक्ति रखती है या रखता है, कुछ भी इस तरीके से लिंग परिवर्तन हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन एक वचन बहुवचन का इसमें अंतर। लेकिन देखिए यहाँ पर उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया हम इस तरीके से नहीं कहते, उसके प्राण निकल गए। तो प्राण शब्द को साथियों किस में प्रयोग करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो आंसर बन जाएगा कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, प्राण है। बाकी के शब्द भी हैं, 8-10 शब्द मैंने आपको लिखाए थे, उन सब को भी मैंने यहाँ लिया है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन में देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो साथियों नेक्स्ट रहने वाला है, निम्नलिखित में पुल्लिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग नहीं है, ध्यान से ऑप्शन पढ़ना है, जल्दबाजी में क्या करके पुल्लिंग देखते ही पुल्लिंग पर टिक नहीं कर देना। जहां नहीं आ जाए साथियों वो वहां पर बहुत ही खतरनाक प्रश्न बन जाता है, बहुत ही डेंजरस प्रश्न हमारा हो जाता है। तो जहां कहीं वर्ड आ जाए वहां आपको ऑप्शन को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। नहीं है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन रत्न, यानी पुल्लिंग नहीं है तो वर्ड कैसा होगा हमारा, स्त्रीलिंग होगा। वर्ड कैसा होगा, स्त्रीलिंग दिया होगा हमें, तो स्त्रीलिंग निकालना है इसमें से। देखिए रत्न, बचपन, सारस और नकल। तो साथियों इन चारों में आप अच्छे से अब समझ चुके होंगे कि जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नकल, इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हिंदी में वचन कितने प्रकार वचन के प्रकार पूछे गए हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बता रखा था हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं साथियों। 2 प्रकार के हिंदी में वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, पहला होता है आपका एक वचन, और साथियों आपका दूसरा जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है बहुवचन। क्या रहने वाला है, बहुवचन। तो मैंने बताया था एक वचन में कौन आएगा, जो सिंगल हो, एक ही हो, एक संज्ञा हो, वो एक वचन में आएगा। एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हो जाएंगी, वो क्या हो जाएगा, बहुवचन में आपका आ जाएगा। इस आपको इतना याद रखना है। तो मैं कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार। तो आंसर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हम लोग। यहाँ पूछा गया है, लिंग की दृष्टि से दही, दही शब्द क्या है। क्या पूछा गया है आपसे कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, आपसे दही शब्द के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो दही शब्द, आप 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए गए हैं। तो मैंने बताया था आपको कि साथियों दही शब्द जो होता है, ये आप कंफ्यूज मत रहना, मैंने अपवाद में लिखाया था, स्पेशल नोट डाल के भी लिखाया था। स्पेशल नोट डाल के मैंने अपनी वीडियो में बताया था आपको कि दही शब्द जो होता है, मैंने दही खाई, ये गलत हो गया। दही हमेशा पुल्लिंग में, मैंने दही खाया इस तरीके से सही होता है आमतौर पर। लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं, दही खाई, जो कि गलत है। दही हमारा कैसा शब्द होता है, दही हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। कैसा पुल्लिंग शब्द होता है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है साथियों, अगर आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं पहचान पाते तो मैंने आपको कई ट्रिक बताई थी, उनमें एक महत्वपूर्ण ट्रिक ये भी शामिल है कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो आप लोग उनसे वाक्य बना के देख लिया कीजिए। वाक्य बना के जब हम देखते हैं तो देखिए, कवि, इस कविता का कवि ये है ना। दूसरा, उसने संकल्प लिया, किसी भी चीज का उसने क्या लिया, संकल्प लिया। संकल्प ली नहीं होता, संकल्प लिया होता है। उसने उत्साह दिखाया, वहां जाने का उत्साह दिखाया, या ये चीज सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का उत्साह दिखाया। तो उत्साह दिखाई नहीं होता। उसकी मृत्यु हो गया, नहीं होगा कभी भी, उसकी मृत्यु हो गई। क्या होगा, उसकी मृत्यु हो गई, हमेशा ये होता है। तो आपको यह मृत्यु हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, हो गई। तो यानी ये किस में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया। हो गई आपका किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आपका
आ जाएगा, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ भी आपसे क्या पूछा गया है, स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सूचना, अध्याय, पानी और ऋषि। तो यहाँ भी अगर आप पता नहीं चल चल पा रहा है आपको कि क्या होगा इसमें, तो वही जो ट्रिक है वो लगाइए, आप लोग वाक्य बनाइए। ऋषि आ गए, उसने पानी पिया और उसने ये अध्याय पढ़ा या याद किया, या हमने अध्याय पढ़ा। और साथियों अगला हो जाएगा, उसने मुझे सूचना दी, सूचना दिया नहीं होता। तो सूचना कैसा शब्द हो जाएगा यहाँ पर, सूचना जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूचना शब्द जो है साथियों ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ने वाले हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा सही नहीं है। यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पर 4 जोड़े दिए गए हैं, उनमें से साथियों 3 इन्होंने सही दिए हैं और एक जो गलत दिया गया है वही गलत हमें पता लगाना है कि कौन सा गलत है। तो 4 ऑप्शन है। पहला, तेली का तेलिन, तेली और तेलिन, ये साथियों कैसा हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तेली तेलिन बिल्कुल करेक्ट होता है। माली, माली का हो जाएगा मालिन स्त्रीलिंग, ये भी साथियों बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है। अगला ऑप्शन है आपका ठठेरा और ठठेरिन, ये भी साथियों कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दाता और दानी, ये साथियों गलत ऑप्शन हो जाएगा। दाता सही है, दानी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो दाता का जो स्त्रीलिंग होता है ये होता है दात्री। दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, दात्री होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दाता, दाता का स्त्रीलिंग होता है साथियों दात्री। क्या होता है, दात्री होता है। आप जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए करना है आपको इसमें, यानी कि कौन सा शब्द आपका क्या है, पुल्लिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन रोटी, रोटी शब्द कैसा होता है आपका, उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई। तो रोटी शब्द कैसा हो जाएगा साथियों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है आपका, उसने किताब पढ़ी, किताब पढ़ी भी, ये भी क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। उसने नदी को पार किया, नदी पार की, नदी पार की, तो क्या हो गया, ये भी नदी, नदी भी कैसा वर्ड हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। सूची पत्र, सूची सूची पत्र, सूची पत्र साथियों कैसा वर्ड होता है हमारा, सूची पत्र हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द क्या होगा हमारा, सूची पत्र इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको। कई बार साथियों आपके एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है, इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है और बच्चे शब्द को गलत कराते हैं। पहला ऑप्शन साध्वी, दूसरा साधु आयन, तीसरा होता है साधुनी, तीसरा क्या होता है, साधुनी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारा इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो साथियों याद रखना है आपको कि साधु का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, साध्वी होता है। क्या होता है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी होता है। क्या होता है, साध्वी होता है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन 11 हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चन 11 हमारा, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है होता है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ आपसे यहाँ पूछा गया है। तो वाच्य की बात करें तो वाच्य साथियों मैंने आपको ग्रामर के में चैप्टर में करा रखा है और 5 मिनट में वाच्य की ऐसी ट्रिक, 3 ट्रिक बता रखी है कि वाच्य आप जिंदगी में गलत नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा उनमें से बात कर लेते हैं, बाकी का डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल आप वीडियो में जाके देखना। वाच्य के मैंने सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि वाच्य जो होता है साथियों इसके 3 प्रकार बताए थे मैंने। क्या बताए, 3 प्रकार आपको बताए थे। कौन कौन से, कर्तवाच्य पहला बताया था मैंने आपको कर्तवाच्य, दूसरा कौन सा बताया था, दूसरा बताया था मैंने कर्मवाच्य, और तीसरा साथियों मैंने क्या बताया था, तीसरा आपको बताया था भाववाच्य। तीसरा क्या बताया था,
भाववाच्य मैंने आपको बताए थे। ये 3 प्रकार के मैंने क्या बताए थे आपको, वाच्य बताए, और वाच्य के 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार, 3 प्रकार। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है वाच्य शब्द का सार्थक अर्थ, वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 4 ऑप्शन, प्रधानता या विस्तार या अर्थ या वाक्य। साथियों वाच्य का शब्द जो अर्थ होता है, वाच्य का अर्थ हो जाता है आपका प्रधानता। वाच्य का अर्थ क्या हो जाता है, प्रधानता। वाच्य के 3 प्रकार मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनके एग्जाम्पल और डेफिनेशन आप लोग वहां जाके देखिएगा कि कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा वाच्य किस वाच्य के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12 हमारा, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, चाहे वो साधु वर्ड हो या विद्वान वर्ड हो या कवि वर्ड हो। ये साथियों अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है साथियों विद्युन्मती, विदुषी, विद्वानी या विद्यामती। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो विद्वान का साथियों स्त्रीलिंग शब्द जो होता है, ये आपका होता है विदुषी। ये क्या हो जाएगा, विदुषी। तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट शब्द बताए आपको, कौन कौन से। पहला बताया कवि, तो कवि का मैंने क्या बताया था, कवियत्री, ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा बताया मैंने साधु, साधु, ये कई बार पूछा गया। साधु का बताया मैंने साध्वी। और तीसरा साथियों मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड ले लिया आपके पास यहाँ, विद्वान। विद्वान साथियों क्या होता है, विद्वान का आपका हो जाता है विदुषी। क्या हो जाएगा, विदुषी। ये 3 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताए, इनमें से साथियों अक्सर पूछ लिया जाता है, और अक्सर आप लोग जल्दबाजी में इनको गलत कराते हैं। आपको गलत नहीं करना है, इनको गलत आपको साथियों नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, आपको इतना बताना है। तो 4 ऑप्शन, चाकुओं, चाकुएं और चाकू, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ प्रश्न हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया है कि चाकू का बहुवचन क्या होगा। तो साथियों चाकू एक वचन हो या बहुवचन हो, इसके दोनों ही रूप एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। चाकू एक वचन हो या बहुवचन में हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों में एक ही रहेगा। चाकू का चाकू ही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, नायक, नायक का स्त्रीलिंग पूछा गया है, नायक का स्त्रीलिंग पूछा गया है। और 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, नायिका, नायकी, नायिकाएं और ये नायकी, 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, और इसका पूछा गया है आपसे स्त्रीलिंग। तो नायक का साथियों स्त्रीलिंग जो हो जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ए नायिका। ऑप्शन नंबर ए नायिका, इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी नहीं है। कौन सा शब्द उभयलिंगी नहीं है, यानी उभयलिंगी नहीं हो तो वो शब्द कैसा होना चाहिए, या तो पुल्लिंग होना चाहिए या स्त्रीलिंग होना चाहिए। क्योंकि उभयलिंगी में क्या होता है, हमें लिंग का पता नहीं चलता कि ये इसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो उभयलिंगी शब्द नहीं है, नहीं याद करना है जल्दबाजी में, उभयलिंगी शब्द पर टिक मत लगा देना, क्या कर देना, टिक मत लगा देना, नहीं पूछा गया है। जब नहीं है तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द देखिए। सबसे पहले शब्द देखा आपको मंत्री, तो साथियों मंत्री हमारी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, मंत्री को मंत्री ही बोला जाता है, मंत्री को क्या बोलते हैं, मंत्री। डॉक्टर, डॉक्टर भी साथियों हमारा कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है, हमें पता नहीं चलता कि किस लिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सेम साथियों पेशिट। काफी माफी चाहूंगा, इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वीडियो आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। हम लोग क्वेश्चन 15 पर थे। क्वेश्चन 15 में हम लोगों का जो दे रखा था क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी नहीं है, यानी उभयलिंगी नहीं है।
तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हमें बताना था, इसके बारे में बात हम लोग कर चुके थे। तो मंत्री मैं आपको बता चुका, मंत्री शब्द जो होता है साथियों, चाहे हमारी फीमेल हो या मेल हो, सभी के लिए मंत्री शब्द का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। सेम डॉक्टर के लिए, डॉक्टर वर्ड बोल कॉमन नाउन में आता है, यानी कि डॉक्टर वर्ड बोलने से हमें पता नहीं चल सकता कि इसका लिंग क्या है। तो सेम साथियों, जैसे हम बात करें इस समय पर, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने वर्तमान समय का हो जाएगा राष्ट्रपति का। तो साथियों, वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी इस समय पर हमारी राष्ट्रपति हैं। तो देखिए, चाहे जेंट्स हो या फीमेल हो, यानी कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों को राष्ट्रपति ही बोला जाता है। तो ये तीनों शब्द साथियों हमारे किस में आ जाएंगे? उभयलिंगी में आ जाएंगे। तो हमारे पास एक शब्द बचता है साथियों, श्रीमान। तो श्रीमान जो शब्द हो जाएगा साथियों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रीमान शब्द आप जानते हो पुल्लिंग में आता है। वहीं अगर हम बात करें इसके स्त्रीलिंग की, तो श्रीमती इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो जाएगा, जनता शब्द किस में आएगा? जनता शब्द किस में आएगा? आपसे ये पूछा गया है कि जनता शब्द किस में आएगा। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अपनी जो ग्रामर की वीडियो है वहां आपको एक वचन में जाएंगे वो स्पेशली शब्द लिखाए हैं नोट डालकर। जो शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं वो वर्ड शब्द मैंने लिखाए हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं साथियों जो एक वचन बहुवचन दोनों में आते हैं, मैंने वो शब्द भी आपको वहां पर लिखाए हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि जनता शब्द जो है वो किस में आएगा? बहुवचन में आएगा या एक वचन में आएगा? क्या इधर दोनों में सेम आता है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों याद रखना, जनता शब्द जो है वो आपका क्या रहेगा? हमेशा एक वचन में आएगा। किस में आएगा? हमेशा एक वचन में जनता शब्द आपका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द इनमें से किस में आएगा? प्रत्येक शब्द किस में आएगा? बहुवचन, एक वचन, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है, प्रत्येक शब्द हमेशा किस में आता है? प्रत्येक शब्द भी आपका हमेशा एक वचन में आता है, हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा ही रहता है? एक जैसा ही रहता है। ईश्वर, मामा, क्षमा, या इनमें से सभी? ये आपको साथियों बताना है कि इनमें से एक वचन में कौन सा शब्द हमेशा और बहुवचन में कौन सा शब्द साथियों हमेशा प्रयोग होता है। तो मैं आपको लिस्ट दे चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये आपके लिए क्या हो गया? होमवर्क हो गया। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा, सारे वर्ड आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां से आप इसका आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्रोध शब्द है, यहाँ पूछा गया आपसे, क्रोध शब्द है एक वचन, बहुवचन, एक वचन या बहुवचन, या इनमें से कोई नहीं? दोनों में से कोई नहीं आएगा यहाँ पर। और अगला हो जाएगा एक वचन और बहुवचन दोनों, एक वचन और बहुवचन दोनों, एक वचन बहुवचन दोनों। तो यहाँ पर साथियों आप लोग कर लेना है कि ये क्रोध शब्द है आपका, यह आ जाएगा एक वचन और बहुवचन दोनों। यहाँ पे कोई नहीं रह गया क्या? आप इस ऑप्शन को हटा देना, यहाँ से इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देना। सेम आप इस वाले को भी यहाँ से हटा देना। ये दोनों ऑप्शन ये आपको यहाँ से हटा देने हैं, ठीक है ना? हटा देने ये वाले ऑप्शन, देन इनका आपको आंसर देना है। 16 और 17 में ये दोनों ऑप्शन आपको हटा देने हैं। अगला देखेंगे साथियों हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्रोध हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करेंगे। इसमें से एक वचन शब्द नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। पहला शब्द सोना, दूसरा दर्शन, तीसरा सत्य और चौथा प्रेम। तो कौन सा एक वचन नहीं है? जब एक वचन नहीं है तो हमारा शब्द कैसा होगा? बहुवचन होगा। शब्द कैसा होगा हमारा? बहुवचन होगा। और मैं आपको याद हो वीडियो में मैंने आपको बहुवचन शब्द की लिस्ट लिखाई है, तो उनमें से आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा दर्शन। एक दर्शन शब्द साथियों आपको देखने को मिल रहा होगा। दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन वहां लिखाए थे, वहां पर मैंने आपको ये क्वेश्चन
नोट कराए थे साथियों। तो दर्शन शब्द कैसा हो जाएगा, एक वचन नहीं होगा, यानी कि कैसा होगा, बहुवचन होगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें, बहुवचन शब्द नहीं है। जब बहुवचन शब्द नहीं है तो शब्द कैसा होना चाहिए, शब्द हमारा होना चाहिए एक वचन। शब्द कैसा होना चाहिए हमारा, एक वचन होना चाहिए। और साथियों यहाँ पर अभी अभी मैं बोल कर आया था कि प्राण, हस्ताक्षर, आंसू किस में आते हैं, ये साथियों आते हैं आपके बहुवचन में। किस में, ये तीनों शब्द किस में आ जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे। तो साथियों आपके पास एक शब्द बचता है, वो शब्द है दाल। तो दाल शब्द साथियों आपका बहुवचन में नहीं आएगा, ये आपका आएगा एक वचन में। किस में आ जाएगा, ये एक वचन में आपका आ जाएगा। अगला शब्द है, निम्न में से बहुवचन शब्द नहीं है। बहुवचन शब्द नहीं है। जब बहुवचन शब्द नहीं है तो शब्द हमारा कैसा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो साथियों आंसू, बाल, लोग, ये शब्द भी कैसे हैं, ये भी बहुवचन है। कैसे हैं, बहुवचन है। और प्रेम शब्द कैसा है हमारा, ये बहुवचन में नहीं आता, ये एक वचन में आपका आएगा। अगला क्वेश्चन 23, कथा का बहुवचन पूछा गया है। कथा शब्द हो उसका बहुवचन बताना है। साथियों इस प्रकार आपके शब्दों में आपका बहुवचन पूछा जाए तो आपको मात्राओं का साथियों विशेष ध्यान रखना है। क्यों, छोटी छोटी बिंदी, अंक की बिंदी, अंक की बड़ी अंक की बिंदी, ये साथियों गलती करा देती हैं। और छोटी सी गलती हमारे 2 नंबर ले डूबेगी यूपी पुलिस में, और एसएससी में 1 नंबर हमारा ले डूबेगी। और 2 तो यहाँ से कटेंगे ही कटेंगे, जो इजी क्वेश्चन हम लोग सही करते सकते थे उसके। और साथ साथ हम लोग साथ नेगेटिव में पहुंचने के बाद 0.5 हमें नेगेटिव भी मिलेगा। तो इस प्रकार साथियों हमें 2.5 मार्क्स का क्या होगा, लॉस होगा, 2.5 मार्क्स का लॉस। और ये सीधा सीधा हमें कम से कम 1 लाख बच्चों से नीचे ले जाएगा, जो कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। छोटी छोटी मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए कथा का बहुवचन, कथाएं, कथाएं या कथाओं या इनमें से कोई नहीं। तो कथा का साथियों बहुवचन जो होता है वो ऑप्शन ये याद रखना है, कथाएं साथियों, सही कथाएं इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन साथियों तिथि। तिथि शब्द साथियों, तिथियों को आपसे पूछा गया है कि तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा, तिथियों, तिथियां, तिथियां, इस तरीके से तिथियां। देखिए अंतर, देखिए छोटा छोटा अंतर है, छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, या छोटी अंक की बिंदी या बड़ी अंक की बिंदी। साथियों छोटा छोटा अंतर ही आपको पता लगाना है, छोटा छोटा ही आपको पता लगाना है कि साथियों सही शब्द क्या होगा, आपको सही शब्द का पता लगाना है। तो साथियों तिथि शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा, ये तिथियां, तिथियां ये वाला शब्द जो बहुवचन इसका करेक्ट रहने वाला है। अगला है भाववाचक संज्ञा शब्द। मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा शब्द, मैंने नोट डाल के लिखाया था। 3 संज्ञाएं बताई थी साथियों, वो 3 संज्ञा आपको बतानी है कि मैं 3 संज्ञा वो कौन कौन सी बताई थी जो हमेशा किस में रहने वाली हैं। 3 संज्ञाएं बताई थी जो हमेशा किस में रहती हैं, ये साथियों हमेशा एक वचन में रहती हैं। किस में रहती हैं, एक वचन में रहती हैं। भाववाचक संज्ञा मैं बता चुका हूँ, बाकी 2 संज्ञाएं आपको बतानी है कि मैं 2 संज्ञा और वो कौन सी बताई थी जो हमेशा आपकी एक वचन में रहेंगी। अगला क्वेश्चन दवाई। दवाई का क्या पूछा गया है यहाँ से आपसे, बहुवचन क्या होगा, दवाई शब्द का बहुवचन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दवाइयाँ, एक है दवाइयाँ इस तरीके से, एक है दवाइयाँ इस तरीके से, एक है दवाइयाँ इस तरीके से, एक और लिख देता हूं मैं, दवाइयाँ इस तरीके से भी आपको दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपको 5 प्रकार की दवाइयाँ दे रखी है कि दवाई शब्द का बहुवचन होगा दवाइयाँ, या दवाइयाँ, या दवाइयाँ, दवाइयाँ और दवाइयाँ, इस तरीके से लिखा मिलेगा 4 बार। तो साथियों मैंने एक और ऑप्शन बढ़ा दिया जो कंफ्यूज हमेशा करता है, ज्यादातर 99% बच्चे इस ऑप्शन को साथियों टिक कराते हैं। 99% मेरे साथी इस ऑप्शन को टिक कराते हैं। तो मेरे पुलिस वालों, भविष्य के पुलिस वाले, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये ऑप्शन आपका गलत होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत होता है। करेक्ट जो होता है साथियों ये वाला दवाइयाँ होता है, छोटी की मात्रा होती है। दवाई जब लिखते हैं तो जब इसका प्लुरल देखिए, दवाई
दवाई सही है, लेकिन जब इसका प्लुरल बनाएंगे साथियों तो दवाइयाँ छोटी की मात्रा है पर छोटी की मात्रा आएगी। क्या आएगी? छोटी की मात्रा आपको ये आएगी। ये आपको याद रखना है, छोटी की मात्रा लगानी है, बड़ी की मात्रा नहीं आती, इतना आपको याद रखना है। ये वाला दवाइयाँ गलत हो जाएगा। ये वाला दवाइयाँ फिर कह रहा हूँ, ये वाला दवाइयाँ जो है ये आपका रॉन्ग है, डांटो मत रहना। ये वाला दवाइयाँ आपका रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं होता। करेक्ट जो रहेगा वो छोटी वाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, सखी, सखी शब्द का बहुवचन होगा। सखी शब्द का बहुवचन होगा। ये 4 प्रकार दे रखे हैं, 4 प्रकार सखी के। सखी, सखियां, सखियां और ये सखियां, और एक और तरीके से सखियां लिखा जा सकता है साथियों। ये इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। तो जो रूल मैंने दवाइयों में बताया था वही यहाँ काम करेगा, वही यहाँ काम करेगा। तो जल्दबाजी में आप लोग इसको टिक कराते हो, और ये टिक जब आप करते हो तो ये ऑप्शन जो होता है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो होता है आपका ये वाला सखियां, ये वर्ड आपका करेक्ट होने वाला है। इसको ध्यान से करना है। ये वाला ही आप ज़्यादातर सोचते हो कि यही सही होगा, एक्चुअल में क्या होता है हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उससे अब अकेले रहा नहीं जाता। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो बात थोड़ा 5 मिनट पहले जाओ, क्या बताए थे? वाच्य। और वाच्य के कितने प्रकार? वाच्य के 3 प्रकार। तो 3 कौन कौन से प्रकार? 3 कौन कौन से प्रकार? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और वाच्य का मैंने अर्थ बताया था कि वाच्य शब्द का अर्थ होता है प्रधानता। वाच्य शब्द का क्या अर्थ बताया था मैंने? वाच्य शब्द का मैंने अर्थ बताया था प्रधानता। तो आपको यहाँ क्या बताना है कि उससे अब अकेले रहा नहीं जाता। ये क्या होगा? कर्तवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। बाकी का मैंने कहा था कि फुल डेफिनेशन देखनी है, ट्रिक देखनी है, तो आपको क्या करना है? आपको वीडियो में जाके वीडियो देखनी है पुरानी वाली, जो मैंने फुल ग्रामर की डाल रखी है। तो उससे अब अकेला रहा नहीं जाता, इसमें आपका हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका देखते हैं हम लोग 29, राकेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या होगा? इसमें साथियों क्या होगा? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, या इसमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था, आप बताइए वाच्य शब्द का वो क्या होता है, अर्थ क्या होता है? आपको कमेंट में क्या लिखना है? वाच्य शब्द का अर्थ लिखना है कमेंट में। क्या लिखना है? वाच्य शब्द का आपको कमेंट में अर्थ लिखना है। और वाच्य शब्द का साथियों जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपको कमेंट में लिखना है। और यहाँ पूछा गया है राकेश पुस्तक पढ़ता है, तो राकेश क्या कर रहा है? पुस्तक कौन पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राकेश कर रहा है। तो जोर किस पे पड़ा? राकेश पे पड़ा। राकेश क्या है? करता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा कर्तवाच्य। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? कर्तवाच्य इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माली द्वारा पौधों में पानी दिया जाता है, इसमें भी वाच्य पूछा है। इसमें भी वाच्य पूछा है। जब इसमें भी वाच्य पूछा है तो काम कौन कर रहा है? माली द्वारा पौधों में पानी दिया जाता है। जोर किस पर पड़ रहा है? पौधों पर पड़ रहा है। पौधे साथियों हमारे क्या होते हैं? पौधे होते हैं हमारे कर्म। इस वाक्य में पौधे क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा? कर्मवाच्य हमारा हो जाएगा। इस तरीके से 30 क्वेश्चन हम लोग हिंदी के क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। अब हम 30 क्वेश्चन जो करने वाले हैं ये क्वेश्चन रहेंगे आपके करंट अफेयर एंड जीके के रहने वाले हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन से हमारी स्टार्ट होने वाली है करंट अफेयर, और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के, बाकी के 15 क्वेश्चन हमारे इसमें जीके के रहने वाले हैं। तो देखिए वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है ये आपसे पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को अगर पहले पूछ ले तो पहले कौन थे, तो साथियों याद रखना जनरल बिपिन रावत जो थे, जनरल बिपिन रावत, जो साथियों आज हमारे बीच नहीं है, बिपिन रावत, ये साथियों आपके फर्स्ट सीडीएस थे। इसको सीडीएस भी बोला जाता है। कहीं चीफ ऑफ डिफेंस ना दे के सीडीएस दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना।
सीडीएस भी इन्हीं को बोला जाता। पहले कौन थे? ये साथियों आपके जनरल बिपिन रावत थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। और वर्तमान समय में कौन है, यानी कि आज के टाइम में आपके चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? चार ऑप्शन आपके पास, अनिल चौहान, मनोज पांडे, वी आर चौधरी, आर हरि कुमार, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो वर्तमान समय में साथियों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये है आप हमारे अनिल कुमार। ये कौन है? हमारे अनिल कुमार हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। बाकी के तीन ऑप्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं। मनोज पांडे, तो मनोज पांडे साथियों इस समय कौन है? आर्मी चीफ है हमारे, क्या है? आर्मी चीफ है, इनका याद रखना है, आर्मी चीफ है। ये साथियों क्या है? वी आर चौधरी, वी आर चौधरी साथियों हमारे एयर फोर्स के चीफ है, यानी वायुसेना प्रमुख है। वायुसेना प्रमुख याद रखना, ये वायुसेना प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख है हमारे। ये हमारे आर्मी के प्रमुख हो गए। ये साथियों आर हरि कुमार। तो एक बचता है साथियों हमारी इंडियन नेवी। तो साथियों ये नौसेना या नेवी के प्रमुख हो जाएंगे, नौसेना या नेवी के प्रमुख हमारे हो जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आपके मनोज पांडे हो जाएंगे आर्मी के चीफ, वी आर चौधरी हो जाएंगे आपके एयरफोर्स के चीफ, और आर हरि कुमार हो जाएंगे आपके इंडियन नेवी के चीफ। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम थे जो मैंने आपके एक क्वेश्चन में करा दिए। और मैंने ये भी बता दिया कि पहले कौन थे? पहले आपके साथियों जनरल बिपिन रावत थे। तो एक क्वेश्चन से हमारे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। सीडीएस के थ्रू या इन चारों तीनों से कुछ पूछे तो आप गलत नहीं कर पाओगे। 4 क्वेश्चन साथियों ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और उन क्वेश्चंस को मैंने वन लाइनर की फॉर्म में यहाँ पर नोट किया है। सिर्फ 4 क्वेश्चन को वन लाइनर बनाया है मैंने। तो साथियों देखिए इसमें क्या है, आईएनएस कलवरी जो है साथियों वह स्वदेश निर्मित यानी भारत में ही निर्मित स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस कलवरी पूछा जाए वो क्या है साथियों? स्वदेश में निर्मित यानी हमारे ही देश में निर्मित स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका नाम पूछ ले किस श्रेणी की है, तो स्कॉर्पिन श्रेणी की है। ये पूछ ले कि इंडिया की कौन है, नाम दे देगा स्वदेश में निर्मित होने वाली कौन सी है, तो आईएनएस कलवरी है। तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिया कि क्वेश्चन घुमा के किसी तरीके से पूछे, एक लाइन में मैंने 3-4 उत्तर बता दिए। 3-4 तरह के क्वेश्चन बनेगा तो एक ही लाइन में आप लोग निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 जो हमारा रहने वाला है, इसमें हमसे पूछा गया है कि गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। गीता राणा क्या है? लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। मैंने क्या कहा था कि महिलाओं से ज्यादातर हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। तो जो भी साथियों इंपॉर्टेंट महिला किसी फील्ड में कुछ भी कर रही हो, आपने देखा होगा डेली 3-3 4-4 क्वेश्चन में इस टाइप के आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप जब एग्जाम में आए तो गलत नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन, भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है, इतना आपको याद रखना है। कौन? भावना कांत। कौन पहली महिला लड़ाकू पायलट है? भावना कांत पहली महिला लड़ाकू पायलट है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, भारत भावना कांत इन निम्न में से कौन है या किस पद पर है, तो वहां आपको नाम याद रखना है सर, ठीक है ना। अगला शिवांगी जोशी, शिवांगी जोशी कौन है? नौसेना की पहली महिला पायलट है। शिवांगी जोशी कौन है? नौसेना की पहली महिला पायलट है। तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ शामिल किया था, वो चारों ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से, ये मैं गलत लिखा है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक संकेत यानी जीआई, अच्छा जीआई लिख दिया मैंने, जीआई टैग प्राप्त उत्पादन है। इनमें से कौन सा जीआई टैग पूछ लिया जाए या भौगोलिक संकेत पूछा जाए प्राप्त उत्पादन है? 4 ऑप्शन, अमरोहा ढोलक, बागपत का होम फर्निशिंग, हाथरस की हींग या नगीना लकड़ी शिल्प, या इनमें से सभी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस पर मत जाना साथियों, ये थोड़ा बहुत टाइपिंग में हो जाता है, इस पर ध्यान नहीं देना। हमें ये देखना है कंटेंट हमें जो दिया जा रहा है वो कितना प्रभावी है, कितना अच्छा है। तो साथियों निम्न में से भौगोलिक जीआई टैग, तो जीआई टैग साथियों अमरोहा ढोलक को भी मिल चुका है, बागपत होम फर्निशिंग को भी मिल चुका है, हाथरस की हींग या नगीना लकड़ी शिल्प को मिल चुका है। तो इन सब को मिला है साथियों। तो आपको क्या याद रखना है,
आपको याद रखना है कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? आपको साथियों ये बताना है कौन है, आपको इतना बताना है, इतना बताना है कि कौन है। चार ऑप्शन पे शिट यार, ये हो क्या रहा है? साथियों इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोगों की क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्वेश्चन हमारा चल रहा था, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो सिर्फ आंसर टिक करना बाकी रह गया था, तो मैंने बताया था ये कौन है, रुचिरा कंबोज हैं। और बाकी के तीन ऑप्शंस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे कि पिनाकी चंद्र घोष कौन है। ये साथियों देश के पहले लोकपाल, देश के पहले लोकपाल पूछे जाएं तो पिनाकी चंद्र घोष। अगली बात करें हम लोग तो क्रेग फुल्टन, क्रेग फुल्टन आपको दिया गया है, तीसरे नंबर पर नाम दिया गया है। तो क्रेग फुल्टन कौन है? क्रेग फुल्टन साथियों वर्तमान समय में जो हॉकी की टीम हमारी कोच है, के कोच हैं। और हॉकी टीम कौन सी साथियों? पुरुष हॉकी टीम जो है उसके मुख्य कोच कौन है हमारे इस समय पर? क्रेग फुल्टन है। कौन है? क्रेग फुल्टन है। अगले नाम की बात की जाए डॉक्टर अब्दुल अलमंडोस, ये साथियों कौन है? ये याद रखना विश्व मौसम विज्ञान संगठन के, ये कौन है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ये आपके अध्यक्ष है, इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 कि विश्व के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? स्थापना कहाँ की गई है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एमपी, दूसरा है यूपी, और तीसरा है राजस्थान, और चौथा है पंजाब। तो साथियों याद रखना पहले जटायु संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र की जो स्थापना की गई है ये की गई है आपकी यूपी में। ये कहाँ की गई है? यूपी में की गई है। और यूपी में अभी अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो जिला भी आपको बता देना है, महाराजागंज या महाराजगंज इसको बोला जाता है। ये साथियों यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, आपको इतना याद रखना है। जिला पूछा जाए तो जिला बता देना है, जिला कौन सा है? महाराजगंज है। और अगर स्टेट पूछा जाए तो स्टेट आपको बता देना है, स्टेट आपका यूपी हो जाएगा। अगले वही हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत का के लिए सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब। चार यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है साथियों, जो हमारा समझौता किया है हमने ऊर्जा के क्षेत्र में वो किया है सऊदी अरब के साथ। कब किया है? सऊदी अरब के साथ। और समय पूछ लिया जाए तो साथियों समय था हमारा सितंबर मंथ 2023, सितंबर 2023 में किया है हमने। कब किया है? सितंबर 2023 में किया है, ये आपको याद रखना है, इतना आपको साथियों याद रखना है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, क्वेश्चन हमारा 38 जो 39 हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन है साथियों 40। 40 क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्या दे रखा है आपको? ये क्वेश्चन दे रखा है साथियों कि सातवां जिम्बैक्स अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन विशाखापट्टनम, सेकंड मुंबई, थर्ड दिल्ली, और फोर्थ है आपका जयपुर। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चार में से आपको बताना है कि कहाँ आयोजित हुआ। तो सातवां जिम्बैक्स जो आयोजित हुआ साथियों, ये हुआ आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिम्बैक्स जो होता है साथियों, ये भारत और जापान के बीच होता है। किस किस के बीच होता है? भारत और जापान, भारत और जापान। और अगर ये भी पूछ लिया जाए तो किस कौन सी सेनाओं के बीच होता है? तो ये नौ सेनाओं के बीच होता है। भारत और जापान की नौ सेनाओं के बीच में हमारा कौन सा होता है? जिम्बैक्स होता है। और जगह पूछी जाए और ये पूछा जाए कौन सा संस्करण, तो सातवां संस्करण हमारा कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम में हमारा आयोजित हुआ है, इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10।
सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 और 10वां यानी 10th आपका स्लाइनेक्स सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, 10वां स्लाइनेक्स सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको याद है पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलंबो और चौथा श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो साथियों 10वां सैन्य अभ्यास ये जो आयोजित हुआ है, ये आयोजित हुआ है आपका कहाँ पर, कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित हुआ है। और स्लाइनेक्स पूछा जाए किस किस किन कौन से 2 देशों के बीच होता है, तो आपको याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ये याद रखना है। और ये भी पूछा जाए कि कौन सी सेनाओं के बीच होता है, तो ये भी आपका नौसेना जो होती है साथियों, या नेवी जो है, इन दोनों देशों की नेवी नौसेनाओं के बीच होता है। और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, ये भी साथियों क्या है, श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की कितनी राजधानी है साथियों, श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो और श्री वर्धनापुरे कोट्टे, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम लोग चलते हैं। 42 क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने शामिल किया है, 10 से 15 सेकंड में टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए शामिल किया। हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि आप लोग डिफेंस से रिलेटेड हो तो सकता है पूछ ले, एसएससी जीडी में पूछ ले, या यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य की का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, डेट, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है कि 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा जो था साथियों, उसको समाप्त करके 370 धारा जो थी और 35A इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। इसके बाद एक और चीज इसमें शामिल की गई कि जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कब आया साथियों, 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। कब आया, 2019 को 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आया। दोनों डेट याद रखनी है। 11/19/2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके 370 धारा 35 से हमने खत्म कर दी। इसके बाद जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया। और वो अस्तित्व में कब आए, 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आए थे, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक हमारा, इसको भी हम लोग 1 मिनट में खत्म करेंगे। नई शिक्षा नीति जो है साथियों, ये उसकी घोषणा 29 जुलाई 2020 को ही, और ये कितने साल बाद आई थी, ये 34 साल बाद आई थी। मैंने सिर्फ मेन चीज ली है, कितने साल बाद आई, 34 साल बाद आई। कब आई, 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, जो समिति बनी थी इसके अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरीरंगन, के कस्तूरीरंगन इसके अध्यक्ष थे। और पहले जो पॉलिसी थी साथियों हमारी, ये 10+2 पर थी। किस पर, 10+2 पर। इसको पलटकर, इसको बदलकर क्या कर दिया गया है, 5-3-3-4 कर दिया गया है कि मॉडल से लागू करने की बात की गई है। 5-3-3-4 क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। पहले हम 5 की बात करते हैं, पहले हम 5 की बात करें साथियों, फिर इस 3 की बात करेंगे, फिर इस 3 की बात करेंगे, फिर इस 3 की बात करेंगे। तो पहले 5 में साथियों 3 प्री क्लासेस हमारी, प्री प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं प्री प्राइमरी। इसके बाद साथियों हमारी 2 हो गई फर्स्ट और सेकंड। 2 कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो गई हमारी 5, ये कौन सी हो गई, 5। अब बाकी के 3 जो है साथियों हमारी, ये 5 हो गई, प्लस 3 कौन कौन सी हो जाएंगी साथियों हमारी, ये हो जाएंगी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो जाएंगी। +3 की बात करें तो +3 जो हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी 6, 7th और 8th। इसके बाद साथियों +4 की बात करें तो साथियों ये हो जाएगा हमारा 9, 10th, 11, 12। ये होता है साथियों 12 तक आपका इस तरीके से डिवाइड किया गया। अगर ऐसे पूछा जाए तो आप इसको भी डिफाइन कर देना कि 10+2 को बदलकर कौन सा मॉडल लागू किया गया है, तो 5-3-3-4 इतना ही आएगा। और डिटेल में शायद मुझे नहीं लगता आपसे वो पूछेगा, बट पूछता है तो फिर भी आपको डिटेल में बता देना है कि 5 जो हमने शामिल की हैं, 3 प्री प्राइमरी और 2 प्राइमरी की क्लासेस फर्स्ट सेकंड तक। इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमारी 3 हो गया, +3 हमारा 6, 7, 8 हो गया, +4 हमारा 9, 10, 11, 12 हो जाएगा। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है साथियों, ये कौन सा लागू हुआ है, ये बना है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हमारा पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार
प्रथम स्थान किसे मिला है? प्रथम स्थान किसे मिला है? आज साथियों डेट है आपकी 12 जनवरी। आज साथियों, आज के अनुसार, ये 22 के अनुसार है, लेकिन मैं आपको 23 के अनुसार भी बताऊंगा। आज ही साथियों इसका पेपर में दिया गया है, जिन्होंने पेपर पढ़ लिया हो तो 12 जनवरी को 2023 के आंकड़े भी हमें मिल चुके हैं। ये 2022 के अनुसार, अब हम तो 2022 के अनुसार जो साथी हो जाएगा, पहले स्थान पर इंदौर, फर्स्ट, सेकंड पर सूरत और थर्ड हो जाएगा मुंबई। ये शहर को मिला है साथियों 2022 के अनुसार। अब हम बात करेंगे 2023 के अनुसार, आज ही का डाटा है, आज ही के अकॉर्डिंग, 2023 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 2023 के अकॉर्डिंग। थोड़ा डिटेल में चलिएगा। 2023 के अकॉर्डिंग साथियों, इंडिया में जो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है साथियों, वो शहर भी कौन है? इंदौर। सेकंड शहर कौन सा है साथियों? सूरत। और थर्ड शहर साथियों आपका मुंबई। इंदौर है साथियों आपका मध्य प्रदेश में, सूरत है आपका गुजरात में, गुजरात, और थर्ड साथियों आपका हो जाएगा नवी मुंबई आपकी महाराष्ट्र में। अब साथियों हम लोग बात करेंगे कि अगर बात की जाए स्टेट की, तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार साथियों कौन कौन से स्टेट पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। तो साथियों स्टेट, राज्य की बात करें तो राज्य रहे साथियों आपके 2023 के अकॉर्डिंग, राज्य रहे ये शहर हो गए, पहले पर इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई। और अगर हम राज्य की बात करें तो पहले पर साथियों आपका आएगा महाराष्ट्र। पहले पर क्या आएगा? महाराष्ट्र। दूसरे पर साथियों आ जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। आपको इतना याद रखना है। अगर शहर पूछे तो पहले पर आपका आ जाएगा इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई। 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ये किसके अकॉर्डिंग है? 2023 के अकॉर्डिंग, यानी आज ही रिपोर्ट आई है, इसी के अकॉर्डिंग है। तो हो सकता है 2022 के अकॉर्डिंग ना पूछ के 23 के अकॉर्डिंग पूछ ले। तो यहां पर हमारा शहर पूछे, शहर हो गए। राज्य 3 मैंने बता दिए, पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर छत्तीसगढ़। अगर यूपी में पूछ ले तो यूपी में साथियों पहला स्थान जो मिला है वो नोएडा को मिला है। क्या मिला है? पहला स्थान जो मिला है वो नोएडा को मिला है। अगर क्वेश्चन और ज्यादा घुमा दे कि गंगा किनारे शहर में पहला स्थान किस शहर को मिला है, तो साथियों गंगा किनारे जो है वो पहला स्थान जो मिला है, गंगा किनारे, ये साथियों मिला है आपका बनारस को। किसको? बनारस को मिला है। और दूसरा पूछ ले किसको दिया गया है गंगा किनारे वाला, तो ये प्रयागराज को मिला है। किसको मिला है? प्रयागराज। इससे ज्यादा साथियों आपसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा। 2023 आज ही रिपोर्ट आई है, 12 जनवरी 2023 को जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एग्जामिनर इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। शहर पूछे हम लोग शहर बता देंगे, राज्य पूछे राज्य बता देंगे, उसके बाद यूपी में पहला पूछे नोएडा बता देंगे, इसके बाद गंगा किनारे पूछे तो गंगा किनारे वाले भी हम उसे बता देंगे। इससे ज़्यादा एग्जामिनर कहीं भी डीपली नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों की बच्चों की स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा हेतु यूपी सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? 8 से 18 वर्ष के बाल श्रमिकों, अनाथों श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा हेतु यूपी सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? फर्स्ट ऑप्शन नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, सेकंड पंचामृत योजना, थर्ड बाल श्रमिक विद्या योजना, या चौथा ऑप्शन मातृभूमि योजना। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहली योजना की बात करें साथियों, पहली ये चारों की नंबर 1 याद रखना है, चारों की चारों योजना आपकी ये यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो साथी वो स्टार्ट किया गया है दुग्ध उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए। किसको? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा के लिए, उत्पादन को बढ़ावा। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। दूसरे ऑप्शन की बात करें पंचामृत योजना, ये साथियों गन्ना में नई तकनीक के लिए किया है। गन्ना उत्पादन में नई तकनीक का उपयोग, गन्ना उत्पादन में नई तकनीकी का उपयोग, नई तकनीकी उपयोग के लिए। ठीक है ना। थर्ड इसके लिए साथी हो जाएगा बाल श्रमिक विद्या योजना। क्या हो जाएगा? बाल श्रमिक विद्या योजना हो जाएगा। बाल श्रमिक
विद्या योजना हो जाएगा। अगला है मातृभूमि योजना। ये साथियों विकास कार्यों में विकास कार्यों में जो भी खर्च होंगे साथियों, उसका 50% वहन कौन करेगी? हमारी सरकार करेगी। सरकार के लिए सरकार 50% वहन कौन करेगी? उसका सरकार करेगी। कितना परसेंट पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना है आपका 50%। 50% कौन करेगी? हमारी यूपी गवर्नमेंट करेगी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? इतना आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन, अबुल कलाम आजाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और सी राजगोपालचारी। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। बाकी के तीन ऑप्शंस पर हम लोग चर्चा करें तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जो थे साथियों, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे, पहले शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री थे। बात करें साथियों लॉर्ड माउंटबेटन की और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी राजगोपालचारी, ये साथियों ये थे हमारे पहले, ये यहाँ पर पूछा गया भारत के प्रथम, ये और ये हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ये थे साथियों आपके स्वतंत्र भारत के पहले, है ना। ये हो जाएगा आपका भारत के प्रथम व अंतिम, अंतिम प्रथम व अंतिम, प्रथम व अंतिम भारत के, किसके? अंतिम किसके? भारत के। किसके हो जाएंगे? भारत के। इस तरीके से साथियों ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे। अगर ये पूछा जाए कि कौन थे तो साथियों याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। और ये आपके साथियों अगर एक और पूछा जाए, ये भारत के, ये भारत के हो जाएंगे, स्वतंत्र भारत के अलग हो जाएंगे, ये भारत के प्रथम। इतना आपको याद रखना है। देखिए फिर मैं बता रहा हूं, एक बार समझ लीजिए। अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र वर्ड हटा दें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सी राजगोपालचारी कौन थे, तो भारत के, स्वतंत्र भारत के, ये भारत के पहले और अंतिम, पहले भी यही हो जाएंगे और अंतिम भी यही हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछे घुमा फिरा के आपको करेक्ट आंसर बता देना है। अगला क्वेश्चन, देश नायक की उपाधि किसे दी गई? देश नायक की उपाधि किसे दी गई? यहाँ पर चार ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, राजा राम मोहन राय और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चाहे वो देश नायक हो या नेताजी हो, ये दोनों ही उपाधि आपकी अब आप समझ चुके होंगे सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। और किसने दी थी ये आपको कमेंट में बताना है कि किसने दी थी, है ना। चलिए बता देता हूं, ये थी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? उपाधि इनको दी थी। अब आपको ये बताना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये आपको दोनों का कमेंट में आंसर बताना है, दोनों का कमेंट में आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा, चार ऑप्शन, गांधी जी, मोहम्मद इकबाल, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। चार ऑप्शन है। तो गांधी जी का हे राम और करो या मरो, करो या मरो, ये साथियों दो बहुत इंपॉर्टेंट है, करो या मरो। मोहम्मद इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपको याद रखना है, सारे जहां से अच्छा क्या? हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का सबसे फेमस साथियों दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और दूसरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये याद रखना है, तुम मुझे खून दो। नेक्स्ट साथियों, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देने वाले थे हमारे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ये आपका मरो, करो या मरो। अगला ऑप्शन हो जाएगा अजंता, एलिफेंटा और एलोरा की गुफा कहाँ है? टाइम ना वेस्ट करते हुए इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं पूछी जाए,
एलिफेंटा की पूछी जाए या एलोरा की पूछी जाए, 3 गुफा किस कोई भी पूछा जाए, एक ही में मैंने आंसर समेट के रख दिया। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जयदेव की पुस्तक कौन सी है? जयदेव की पुस्तक साथियों उसमें से पूछी है आपसे। पहला है पंचतंत्र, दूसरा पद्मावत, तीसरा अर्थशास्त्र और चौथा गीत गोविंद। साथियों जयदेव की पुस्तक हो जाएगी हमारी, ये कौन सी हो जाएगी? जयदेव हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जयदेव हो जाएगी। बाकी के जो पुस्तक हैं, बाकी की जो बुक हैं, इनके ऑथर की बात करें हम लोग, लेखक की बात करें, तो पंचतंत्र साथियों पुस्तक जो है ये है विष्णु शर्मा की। किसकी? विष्णु शर्मा। अगली बात करें पद्मावत, पद्मावत साथियों मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। और बात करें साथियों हम लोग अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य। किसकी हो जाएगी? कौटिल्य या चाणक्य, कुछ भी कह लीजिए, कौटिल्य या चाणक्य की पुस्तक हो जाएगी। इतना मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन से हमारे साथियों 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 51। 51 क्या है? संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो साथियों यहाँ पर दिए गए भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6 यहाँ पर दिए गए हैं। भाग 3 आप जानते हो किस में आता है? इसमें हमारे मूल अधिकार आते हैं। क्या आते हैं? मूल अधिकार आते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आपके भाग 4 में। किसमें? और अगर इतना पूछ ले कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमने ली है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया ये हमने ली है साथियों, प्रक्रिया साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका। आपको याद रखना है। अगर ये पूछे किस अनुच्छेद में है, सॉरी किस भाग में है, तो भाग 4 में है। अगर ये पूछ ले किस देश से लिया है इसको, तो ये लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? किस, क्या पूछे गए यहाँ पर? अनुच्छेद पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? अनुच्छेद पूछे गए हैं। यहाँ पर भाग नहीं पूछे गए। तो अनुच्छेद पहला है 1 से 5, दूसरा 5 से 11, तीसरा 12 से 35 और चौथा है 12 से 36 से 51। तो यहाँ पर एक ट्रिक समझ लीजिए, 1 से 5 ये हो जाएगा हमारा भाग 1। क्या हो जाएगा? भाग 1। ये हो जाएगा हमारा भाग 2, ये भाग 3 और ये हो जाएंगे भाग 4। भाग आपके हो जाएंगे 4। तो अभी अभी मैं क्या बता के आया था आपको कि हमारे मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में है। तो भाग 3 आप लोग समझ चुके होंगे। अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में यहाँ पर बात की गई। अनुच्छेद पूछे जाएं तो 12 से 35 और भाग पूछा जाए तो भाग 3 है। साथियों सभी भागों पर चर्चा हम लोग पॉलिटी की वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो हम लोग प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं ना। भारत एक है, तो भारत एक क्या है साथियों? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको पॉलिटी का, कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो साथियों ये है आपकी संसद को। ये अधिकार किसको है? संसद को ये अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 55, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह के चारों ओर है, याद रखना, ग्रह के चारों ओर है। तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड हमारे उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। वहीं बात करें हम लोग ग्रह की, तो ग्रह साथियों हमारे क्या है? ग्रह क्या करते हैं? ग्रह हमारे सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चारों ओर, चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा है ना। और क्या है इनमें? ये टोटल कितने हैं? 8 हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये साथियों हमारे क्या हो जाएंगे? 8 ग्रह हो जाएंगे। अरुण,
और वरुण, ये 8 ग्रह हो गए। अगर इसमें भी पूछ ले ये साथियों हमारे 1 2 3 4 वाह्य ग्रह अंतरिक्ष ग्रह में, इनको इस तरीके से बांट सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले आपको बृहस्पति बता देना है, सबसे छोटा पूछ ले बुध बता देना है। इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी की हम लोग जब ज्योग्राफी की वीडियो कवर करेंगे तो इस पर पूरा टॉपिक लिया है मैंने, वहां इसको हम कवर करेंगे। तो ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उपग्रह क्या करते हैं? उपग्रह हमारे ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और साथियों ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी साथियों उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछ लिया जाए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह साथियों आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आपका चंद्रमा है। बाकी की चर्चा ज्योग्राफी की वीडियो में होगी। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो साथियों पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है ये आपकी है पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? सीधा सा इसका आंसर टाइम न वेस्ट करते हुए मंगल ग्रह पर क्या है? ऋतु परिवर्तन होने संभव है। अगला, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? अच्छे से जानते हो आप लोग, 111 मीटर या 111 किलोमीटर या 111 मील। 3 ऑप्शन ये हैं और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो क्या है? लगभग 111 किलोमीटर है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब अणुओं की क्या हो जाती है? कि ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़े बढ़े ये कि चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है, का भार बढ़ जाता है। तो साथियों याद रखना, किसी वस्तु को जब ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। क्या होता है? उसके अणुओं की चाल घट जाती है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन साथियों आज के प्रैक्टिस सेट 4 का, कि शीतकाल में, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, हम लोग गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं वो, या ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, या वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, या शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो साथियों याद रखना, गर्म कपड़े पहनने का रीजन है कि शरीर की जो ऊष्मा होती है वो उसको बाहर जाने से रोकते हैं। तो इस तरीके से साथियों हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। माफी चाहूंगा 2 बार क्लास में डिस्टरबेंस हुआ, और आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो के बीच में मैं बोलता नहीं कि लाइक शेयर कर दीजिए, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम पढ़ना है। पढ़ते रहिए क्योंकि ये वर्दी हमारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।